हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है एंजाइम यूज्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशंस। कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस में और डीएनए रेप्लिकेशंस में ये कैसे हेल्प करते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो और मेरे पिछले जो लेक्चर्स थे मैंने डीएनए रेप्लिकेशंस के सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी सब कुछ चीज़ें समझाई है आपको कि डीएनए रेप्लिकेशंस की मैकेनिज्म्स क्या होती है, कि डीएनए रेप्लिकेशंस में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो कैसे अपनी मैकेनिज्म के थ्रू पॉलीमराइजेशन करता है। फिर नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो था उसका प्रोसेसिविटी का, कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेसिविटी कैसी होती है, कैसा प्रोसेसिव नेचर होता है उसका, अलग केमिकल नेचर्स के बारे में मैंने बताया आपको। तो मैं वो दोनों वीडियोस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियोस ज़रूर देखना, जिससे कि आपको मेरी सारी ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में वो सारा सब कुछ आपको एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हो। और मेरे लेक्चर जो है वो बहुत सी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि सेसा नेट, गेट, जेम, आईआईटी जेम्स और डीबीटी, जेआरएफ, आईसीएमआरस जैसी बहुत सी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल्स है। बिकॉज क्यों कि मैंने एक जो भी लेक्चर्स मैंने अपने लिए है वो अपने एकदम बेसिक लैंग्वेज में अच्छे से एकदम क्लियरली आपको हर टॉपिक्स को समझाने की कोशिश की है। और सीएसआर नेट्स के मैंने स्टेटमेंट्स के बारे में भी आपको बताया है कि कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आती है इनके क्वेश्चंस में, और हर एक थ्योरी के अंदर मैंने आपको सारी स्टेटमेंट्स के बारे में भी सब कुछ चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरा लेक्चर। तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन पर ज़रूर टैप करें, जिससे कि मैं अगर कोई भी नए वीडियोस अपलोड करता हो तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो अगर मैं फर्स्टली बात करूं, बहुत स्टैंड ऑफ द डीएनए आर सिंथेसाइज्ड टुगेदर एट द रेप्लिकेशन फोर्क। तो फर्स्टली अगर डीएनए रेप्लिकेशन की हम बात करें तो रेप्लिकेशन फोर्क इसमें जो है मेन रीजन है। और ये रेप्लिकेशन फोर्स क्या है, ये क्या है, एक आई के जैसे दिखता है। मतलब क्या होता है, ये जैसे रेप्लिकेशन जो डीएनए है होता है, डीएनए अनवाइंड होता है। अनवाइंड होने के बाद, अनवाइंड मीन्स क्या होता है कि ये ओपन होता है, इसकी कन्फर्मेशन ओपन होती है, एंड आफ्टर ओपन होने के बाद में एक आई लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना। ये एक आई लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इस आई लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। और रेप्लिकेशन फोर्क में ही सारी प्रोसेस जो होती है प्रोसीड होती है। और बहुत सारे एंजाइम जो भी रेप्लिकेशंस के अंदर यूजफुल है वो सारे एंजाइम्स रेप्लिकेशन फोर्क में अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम बात करें तो जंक्शंस बिटवीन द न्यूली सेपरेटेड टेम्पलेट स्टैंड एंड द अनरेप्लिकेटेड डुप्लिक्स डीएनए इज नाउ एट द रेप्लिकेशन फोर्क। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर एक अनरेप्लिकेटेड स्टैंड और सेपरेटेड स्टैंड, मतलब बहुत स्टैंड सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, देन ये एक दूसरे के लिए अनरेप्लिकेटेड होते हैं। और रेप्लिकेशन जो होता है इनके अंदर ही स्टार्ट होता है। और जैसे कि सारे डीएनए पॉलीमरेज हो गया और सारे एंजाइम जो कि मैं आपको सारे इस लेक्चर में पढ़ा होगा, वो सारे एंजाइम जो होते हैं इसी रेप्लिकेशन फोर्क में वर्क करते हैं। और ये रेप्लिकेशन फोर्क में ही रेप्लिकेशंस होता है, मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। और ये रेप्लिकेशन फोर्क जो होता है ये आई लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाता है। और जो भी रेप्लिकेशंस अगर होती है, मैंने आपको मेरे सारे पिछले लेक्चर्स में भी आपको अच्छे से क्लियर करा है कि रेप्लिकेशन जो होता है 5 days to 3 days डायरेक्शन में होता है। तो ये डायरेक्शन में क्या करता है, रेप्लिकेशन फोर्क इधर कंटिन्यूसली मूव करते जाता है ना। तो इसके बीच में क्या होता है, दोनों जो सेपरेटेड स्टैंड होते हैं एक दूसरे के लिए अनरेप्लिकेटेड होते हैं एंड देन सेपरेटेड होते हैं, है ना, न्यूली सेपरेटेड स्टैंड्स।
एंड देन रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कंटिन्यूसली, मैंने आपको अभी बताया कि ये कंटिन्यूसली मूव करता है, और कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है ये जरूर याद रखना, 5 days to 3 days डायरेक्शन में, क्योंकि क्या होता है डायरेक्शंस के थ्रू ही बहुत से स्टेटमेंट्स आते हैं हमारे 4 नंबर के क्वेश्चंस में, CSR नेट्स में, और गेट वगैरह इस जो एग्जाम है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस इस स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। देन कंटिन्यूसली टूवर्ड डुप्लीक्स रीजन ऑफ अनरेप्लिकेटेड, ये अनरेप्लिकेटेड रीजन्स में की तरह कंटिन्यूसली मूव करते जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि इस टाइप से हमारा डीएनए है ना, ये डीएनए है। अब देन डीएनए के अंदर क्या हो गया, रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन हुआ। ये है रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। ये क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है ना, रेप्लिकेशन फोर्क बना। और रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, ये दोनों एक स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से अभी बाइंडेड है, एंड देन ये जब एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं, जब इस टाइप से सेपरेट हो जाएंगे, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्लीवेज हो जाएगी। और वो किस एंजाइम्स के थ्रू क्लीवेज होगी, सारे एंजाइम्स के बारे में मैं अभी पढ़ा होगा, तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के लिए सेपरेटेड है। सेपरेटेड होने के बाद में जैसे कंटिन्यूसली यहाँ पर डीएनए का पॉलीमराइजेशन होते रहता है। अब पॉलीमराइजेशन होते रहेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये पॉलीमराइजेशन जो होते रहेगा, ये पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये किस तरफ मूव करता है, 5 days to 3 days डायरेक्शन में, है ना। और 5 days to 3 days डायरेक्शन में इस टाइप से मूव करेगा। तो इधर की साइड जो है ये अनरेप्लिकेटेड रीजन है, तो ये अनरेप्लिकेटेड रीजन की तरह ही मूव करेगा, मतलब कि साइड में मूव करेगा, है ना, मतलब इधर ही मूव करेगा, इसका मूवमेंट इधर की साइड ही होगा। देन सिंथेसाइज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एंड ये फॉर्मेशन करता है किसका, सिंथेसाइज करता है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मींस क्या होता है, एडिनिन के सामने हमेशा थाइमिन जुड़ता है डबल स्ट्रैंड के थ्रू, एंड ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, है ना। और ये क्या है, वाटसन बेस पेयरिंग है, वाटसन बेस पेयरिंग, है ना। द एंटीपेरेलियल नेचर ऑफ डीएनए क्रिएट अ कॉम्प्लेक्शन of for the simultaneously replication of the two exposed template at the replication fork, and because DNA is the synthesized only by the elongation 3' and only at the one of the exposed template can be replicated continuously as the replication fork move। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करता है, 5 days to 3 days डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि इसका 3 days एंड, जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताई कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे वर्क करता है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैकेनिज्म का लेक्चर आप जरूर देखना, उसमें मैंने सारी सब कुछ चीजें बताई कि जो कि प्राइमर का हमारा 3 days एंड होता है, प्राइमर क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो प्राइमर का जो 3 days एंड होता है ये ग्रोविंग एंड होता है, ग्रोविंग एंड होता है। ग्रोविंग एंड क्यों, क्योंकि क्या होता है ये ग्रोविंग एंड इसलिए हम उसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से ही जो भी हमारा पॉलीमराइजेशन हो रहा है ये इसी के थ्रू जो होता है पॉलीमराइजेशन होता है। क्योंकि ये ही एक्सटेंड होता रहता है ना, स्टैंड। एंड द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड डायरेक्टेड बाय द टेम्पलेट इज नोन एज लीडिंग स्टैंड, and synthesis of the new strand directly to the single stranded template is more complete। अब मैं आपको एक बेसिक अच्छे से समझाता हूँ इस चीज के बारे में कि क्या होता है ना, आपको क्लियरली अगर मैं पिक्चर शो करूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मोड में होता है, बाई डायरेक्शनल मोड में होता है, बाई डायरेक्शनल मोड, है ना। बाई डायरेक्शनल मोड कैसा होता है, मतलब कि 5 days to 3 days हमारे पास अगर कभी ये स्टैंड 5 days to 3 days या है और ये 3 days to 5 days, है ना, ये इस टाइप से हमारे पास डीएनए फ्रेम हुआ है। अब अगर हम बात करें कि इसका रेप्लिकेशन किस साइड से होगा तो 5 days to 3 days, मतलब यहाँ से जो 5 days to 3 days इस साइड से हमारा क्या होगा, रेप्लिकेशन कंटिन्यू होगा, सॉरी मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। तो क्या होता है कि इस साइड से अगर हम बात करें तो 5 days to 3 days इस साइड से हमारा कंटिन्यूस स्टैंड बनेगा 5 days to 3 days,
और इस साइड से जो होते हैं हमारे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। तो मेनली क्या होता है यहाँ पर 5 days to 3 days स्टैंड है ना, और यहाँ पर जो होगा यहाँ पर कंटिन्यूसली स्टैंड फॉर्म होगा और यह डिसकंटिन्यूअस स्टैंड फॉर्म होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन बोलते हैं ना इस चीज को। तो हम बाई डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेनली जो भी डायग्राम्स आपको शो होते हैं, बहुत सी एग्जाम्स बहुत सी बुक्स में जो है ऐसे डायग्राम्स को बताया ओनली एक सिंगल्स बताते हैं कि हाँ इस टाइप से ये कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस होता है। बट अगर आपको रियली अगर बताऊँ तो ये जो भी अपने रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल मोड में होता है। बाई डायरेक्शनल कैसे होता है, इस टाइप से होता है ना, कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूस 2 स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। जो ये हमारे पास क्या है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये हमारे क्या है टेम्पलेट स्टैंड से है ना, टेम्पलेट स्टैंड से, और ये हमारा डॉटर स्टैंड है ना, डॉटर स्टैंड है। तो इसके जो एक साइड में कंटिन्यूस स्टैंड बनता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस स्टैंड, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। और इसको एक मेनली एक अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल्स जो भी सब यूनिट्स में ये क्या है डिवाइडेड है, और इनके बीच में जितना भी गैप में आपको बता रहा हूँ इस टाइप से, इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो होता है प्राइमेज एंजाइम जो होता है प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमेज एंजाइम में अभी आगे पढ़ाऊंगा प्राइमेज एंजाइम्स का रोल क्या होता है। तो ये प्राइमेज एंजाइम जो होता है प्राइमर एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, एंड देन बाद में क्या होता है, प्राइमर को जो हटा दिया जाता है, जो प्राइमर रिमूवल होता है हमारे पास आरएनएस एंजाइम जो होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस आरएनएस को, ये जो प्राइमर है इसको हटा देते हैं, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बाइंड करता है और इस डीएनए की फिलिंग कर लेता है ना। तो कंटिन्यूस स्टैंड और डिसकंटिन्यूस स्टैंड क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो और अगर कभी हम जैसे कि सारी जो भी पॉलीमरेशन के अंदर इसको किस नेम से और पुकारते हैं, जो हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, लेगिंग स्टैंड्स को अगर याद रखने का एक थोड़ा अगर मैं एक आपको सॉल्यूशन दूं, लेग मीन्स क्या है, अपने पैरों को अगर अपन मेजर करें तो मतलब एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊँ आपको कि पैरों की तरह, तो अपने पैर जो होते हैं कदम एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, तो टुकड़ों की वाइस अपन एक जैसा अपन कंटिन्यूसली तो चल नहीं सकते एकदम पहिए के जैसे, जैसा कि एक पहिया क्या करता है कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, उसकी सारी सरफेस जो होती है रोड पर कंटिन्यूसली चलते रहती है। पर अपने अगर पैर की बात करें, लेग्स की बात करूँ, तो लेग्स क्या करते हैं कंटिन्यूसली नहीं चल पाते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूस मोड में चलते हैं है ना। तो लेगिंग स्टैंड जो होता है हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस स्टैंड। और लीडिंग स्टैंड क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूस स्टैंड है ना। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर में बनाकर आपको सारी चीजें समझाई। तो रेप्लिकेशन 4 का आपको समझ में आ गया होगा कि रेप्लिकेशन 4 में कंटिन्यूस स्टैंड बनते हैं और डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स बनते हैं। अब इसके अंदर जो होती है सारी प्रोसेस होती है, फर्स्टली क्या होता है कि प्राइमेज एंजाइम आता है। प्राइमेज एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया, प्राइमेज एंजाइम्स की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डीएनए हमारे पास डबल स्टैंड था, ये डीएनए डबल स्टैंड जब सेपरेट हो जाता है, देन सेपरेट होने के बाद में सिंगल स्टैंड का फॉर्मेशन करता है, और ये सिंगल स्टैंड क्या बनाते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बनाते हैं। और यही रेप्लिकेशन फोर्क पर सिंगल स्टैंड पर एक प्राइमेज एंजाइम बाइंड करता है और ये प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर क्या होता है, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, टेम्पलेट स्टैंड के। टेम्पलेट स्टैंड की क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर हम बात करें यहाँ तो टेम्पलेट स्टैंड के क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सारे लेक्चर्स में मैं सारे वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई मेरा लेक्चर बीच में से भी देख रहा है तो उसको सारी चीजें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारी ऑब्जर्व हो और सारी सब कुछ लर्निंग अच्छे से हो, है ना। Then primase activity is the dramatically increasing when the associate with the another protein act as the replication fork called as DNA helicase। और DNA helicase क्या है, DNA helicase एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो कि ये जो भी हमारे स्टैंड्स को, जो पहले तो इस टाइप से है, अगर इनको
अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड होने के बाद डीएनए गायरेज एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो कि इसकी अनवाइंडिंग को अनवाइंडिंग करता है, एंड देन अनवाइंड होने के बाद में जो भी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेस पेयरिंग है, बेस पेयरिंग्स को क्लीवेज करने का काम कौन करता है? 2 मिनट। तो क्या होता है, नॉर्मली जैसे ही ये डीएनए अनवाइंड हुआ है तो ये अनवाइंड होने के बाद में एक एंजाइम आता है जो कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लीवेज करने का काम करता है, और ये इस टाइप से क्लीवेज कर देता है। और क्लीवेज होने के बाद में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, है ना, सेपरेटेड हो गए। तो सेपरेट होने के बाद में हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे। सिंगल स्ट्रैंड, नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में होता है, पर डीएनए क्यों, डीएनए के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर थाइमिन बेस पेयर प्रेजेंट होता है ना, थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है? डीएनए हेलिकेज जो होता है इसको अनवाइंड करने का काम करता है, अनवाइंड करने का काम करता है। और ये इसके आगे प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने एक बस इसको बेसिक नॉलेज आपको बताया कि क्या क्या है। तो जैसे ही हमारे पास अनवाइंड होता है, देन प्राइमर आके हमारे पास बाइंड करता है, प्राइमर यहाँ पर बाइंड करता है। प्राइमर भी 5 days to 3 days डायरेक्शन में बाइंड करता है, देन 5 days to 3 days डायरेक्शन में जब बाइंड करता है तो ये क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रेन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है, इसके अगेंस्ट जो भी हमारे बेसेस बाइंड होते हैं वो बाइंड होकर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों बाइंड होता है, हमारा प्राइमर क्यों जरूरी है? तो प्राइमर इसलिए जरूरी है हमारे पास क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे पास एक प्रोसेसिव एंजाइम है और एक मेन एंजाइम है जिसका फंक्शन जो होता है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए के या फिर पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए के। तो इसके लिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमर जो होता है ये प्राइमर डिपेंडेंट होता है, प्राइमर डिपेंडेंट होता है। इसलिए प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर का फॉर्मेशन करता है ना। और ये 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, किसके? टेम्पलेट स्ट्रैंड के। एंड दिस प्रोटीन अनवाइंड द डीएनए एट द रेप्लिकेशन फॉर सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट कैन बी अटैच्ड बाय द प्राइमेज, है ना। जैसे ही हमारे पास हेलिकेज ने इसको अनवाइंड किया, देन सॉरी डीएनए गायरेज ने जैसे अनवाइंड किया तो हेलिकेज जो होता है इसको उसके सारे बेसिस को क्लीव कर देता है, एंड देन हमारे पास क्या होता है, प्राइमेज एंजाइम आकर बाइंड करता है। अब अगर मैं बात करूं आपको हेलिकेज की, तो मैंने हेलिकेज की जनरली आपको टर्म तो बता दिया कि हेलिकेज क्या है। देन डीएनए पॉलीमरेज आर जनरली पुअर एट द सेपरेटिंग एट द टू बेस पेयर स्टैंड एट द डुप्लिक्स। मतलब क्या बोल रहा है, डीएनए के हेलिकेज जो होता है इसके पास इतनी अच्छी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेटेड कर दे। तो इसके लिए एक एंजाइम रिफर करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क में जो कि हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज क्या करता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है। मतलब एटीपी का यूज करके ये आगे अपनी प्रोसेस को प्रोसीड करता है। यानी ये चीज होती है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसके अंदर सारे एंजाइम जो है ये एटीपी का यूज करके अपनी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। ये देखो ये स्ट्रक्चर में कि डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा है, ये दो बेसेस के बीच जो बेसेस है उनको क्लीवेज करने का काम कर रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या कर रहा है, ये दोनों स्ट्रैंड को ओपन करने का काम कर रहा है। और ये क्या है, एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी का यूज करके एडीपी और पायरोफॉस्फेट्स को रिलीज करता है ना। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा इस हेलिकेज का। हेलिकेज एटीपी डिपेंडेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि जैसे ही अगर मैंने आपको बात करा कि मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ कि ये मेन हमारे पास डीएनए था, इनके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग थी। अब क्या हुआ, एक एंजाइम आया जिसको हमने क्या बोला, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या करता है, इसके अनवाइंड को ओपन करने का काम करता है। मतलब ये इस टाइप से है तो उसको क्या करता है, तो इसको क्या करता है इस टाइप से, जैसे यहाँ से हम बात करेंगे इस टाइप से, पर ये ऐसा इस टाइप से ओपन करने का काम करता है ना।
ये इस टाइप से ओपन करती है। डीएनए गायरेज जो होता है ये अनवाइंड करने का काम करता है, इसको जो होता है ओपन कन्फर्मेशन में ओपन कर देता है। देन इनके बीच में अभी भी बॉन्डिंग है इस टाइप से। और एक एंजाइम जो आता है जिसको हम बोल रहे हैं अभी डीएनए हेलिकेस, और ये जो भी एंजाइम्स यूज कर रहे हैं वो एटीपी डिपेंडेंट है ना, ये भी एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी का यूज करते हैं। देन क्या करता है हेलिकेस, इस ओपन कन्फर्मेशन से जो भी ये इस टाइप से बॉन्डिंग है इनको क्लीवेज करने का काम करता है ना, इनको क्लीवेज कर देता है। और क्लीवेज करने के बाद में क्या होता है, इस टाइप से ओपन कन्फर्मेशन फॉर्म होता है। ओपन कन्फर्मेशन में हमारा प्राइमर एंजाइम यहाँ पर अगर बाइंड करता है, मतलब 5 days to 3 days डायरेक्शन में, है ना, और फिर लास्ट में जो होता है डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। तो अगर जैसे ही हमने इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होती है और एक एंजाइम यूज होता है कि जैसे ही हमारे पास डीएनए हेलिकेज ने ये बेसेस को क्लीवेज कर दिया, देन ये बेस तो उनके पास में एक कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप भी ज्वाइंट हो सकते हैं। तो इनको अपने आप ज्वाइंट होने से रोकने के लिए एक प्रोटीन आकर बाइंड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इन स्ट्रैंड के ऊपर इस टाइप से कवर कर लेता है कि इन दोनों स्ट्रैंड को वापस बाइंडिंग या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या करता है, इसको रोकता है कि ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन ना कर पाए और डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली चलता रहे, है ना। तो ये जैसे ही हमने बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये पूरे स्ट्रैंड को कवर कर लेता है एंड आफ्टर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से इसको इनहिबिट करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट टोपोआइसोमेरेज की। तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, मैं आपको एक सिंपल वर्ड में आपको अच्छे समझाऊं तो जैसे ही मैंने आपको बताया है कि डीएनए गायरेज इस कन्फर्मेशन को ओपन करने का काम करता है। यहाँ पर डीएनए गायरेज आकर बाइंड करा है और ये कर रहा है कन्फर्मेशन को यहाँ पर इस टाइप से ओपन कर रहा है ना, ओपन कर रहा है। तो ओपन करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग फॉर्म हो जाती है ना, इस टाइप सुपर कॉइलिंग फॉर्म हो जाती है। अब इस मतलब इसको ऐसा राउंड कर रहा है, इस टाइप से राउंड घुमा रहा है, तो राउंड घुमाने के कारण क्या होता है, इस पोजीशन पर सुपर कॉइलिंग हो जाती है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो ये सुपर कॉइलिंग क्या करती है, ज्यादा अगर कभी हम एक रस्सी को बीच में से अगर ओपन करें, जैसे कि वो इस टाइप से गुथी हुई होती है, तो अगर हम उसको बीच से ओपन करें देन उसके एक दोनों सिरों पर क्या होता है कि स्ट्रेस फॉर्म होता है, और इस स्ट्रेस को अगर हम कम ना करें तो क्या होता है, रस्सी के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से डीएनए के अंदर भी कन्फर्मेशन होती है। डीएनए के अंदर भी क्या होता है कि एक जो भी इनका सुपर कॉइल नेचर है, ये सुपर कॉइल नेचर को अगर कभी हम रिलैक्स ना करें तो ये डीएनए के ब्रेकेज होने के चांस होते हैं। देन तो ये ब्रेकेज को बचाने के लिए क्या होता है, टोपोआइसोमरेज यूज होता है, टोपोआइसोमरेज यूज होता है। अब टोपोआइसोमरेज भी होता है 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है ना, नए पेज पे आपको समझाता हूँ। टोपोआइसोमरेज भी क्या है, 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। एक तो हमारे पास टाइप 1 टोपोआइसोमरेज और होता है टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, है ना। टाइप 1 क्या करता है, एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एटीपी इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। एंड देन क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड को क्लीव करता है, सिंगल स्ट्रैंड क्लीवेज मतलब क्या करता है, जैसे कि डीएनए के स्ट्रैंड जो है हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा सुपर कॉइल है, मैंने इसको जूम करके बताया ना, ये इस टाइप से हो तो सुपर कॉइलिंग है, एंड देन यहाँ पर ओपन कन्फर्मेशन है। तो इसको अगर मैं जूम करके बताऊँ आपको तो इस टाइप से ओपन होगा। देन क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए जो हमारे पास हेलिकेज टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है, इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो टोपोआइसोमरेज की जो एक्टिव साइट होती है, इस एक्टिव साइट्स पर क्या करता है, टायरोसिन रेसिड्यूज प्रेजेंट होता है। टायरोसिन, अगर टायरोसिन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो टायरोसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग होती है, सॉरी बेंजीन बोल रहा है, फिनाइल एटम फिनाइल होता है, फिनाइल स्ट्रक्चर टाइप का इसका वाला क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, टायरोसिन रेसिड्यूज का। देन OH मैंने जो एक सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताया मैकेनिज्म का डीएनए पॉलीमरेज का, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी OH जो होता है ये यूज होता है। OH में से O और H की एफिनिटी जो होती है मेटल्स कम कर देती है। देन क्या करता है, O के ऊपर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये जो डीएनए का स्टैंड है हमारे पास, इस डीएनए के स्टैंड के 3' एंड पर क्या करता है, 3' जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पर क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद में इससे एडिशन कर लेता है
है ना। इस टाइप से हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐड हो जाता है, देन दूसरा स्ट्रैंड इस टाइप से सेपरेट हो जाता है ना, इस टाइप से डीएनए। एंड देन क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज, जो टोपोआइसोमरेज जो होता है ये इस टाइप से राउंड घूमता है एंड देन फिर वापस से इसको यहाँ पर आके जोड़ देता है। तो इसकी सुपर कॉइलिंग क्या होती है, इस टाइप से डीएनए का वन स्ट्रैंड कट करके सुपर कॉइलिंग को कम करता है और ये इसको रिलैक्स के फॉर्म में करता है। तो अगर सुपर कॉइलिंग अगर ज्यादा सुपर कॉइल्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइल, पॉजिटिव सुपर कॉइल, है ना। और जैसे ही ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव जो होता है ये इसको ओपन कन्फर्मेशन मतलब रिलैक्स कन्फर्मेशन के बारे में बताता है ना। हम रिलैक्स कन्फर्मेशन के जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है इसका रिलैक्स कन्फर्मेशन होता है ना। अब मैं अगर बात करूं आपके वाले टोपोआइसोमेरेस 2 की, तो टोपोआइसोमेरेस 2 क्या होता है, टोपोआइसोमेरेस 2 जो होता है ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है। एंड देन ये करता है बहुत स्ट्रैंड को क्लीव करता है, बहुत स्ट्रैंड क्लीव, है ना। जैसे कि ये डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को इस टाइप से क्लीव करेगा और इसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर होता है, टायरोसिन रेसिड्यूज होता है, टायरोसिन के अंदर फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप में जो होता है ओएच ग्रुप होता है और ओएच ग्रुप जो होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है देन मेटल्स आयंस की हेल्प से, है ना। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो इस टाइप से ये क्या करता है दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को इस टाइप से क्लीव कर देता है ना। क्लीव करने के बाद में, इस टाइप से क्लीव करने के बाद में ये उसको राउंड घुमाने के बाद में मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइल से, पॉजिटिव से नेगेटिव सुपर कॉइल करके क्या करता है वापस एडिशन करता है। और ये एडिशन भी हमारे पास कैसा है, OH एटम डिपेंडेंट होता है ना। तो टोपोआइसोमरेज का अब मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझाई और मैं इसको स्ट्रक्चर, ये सारी थ्योरी इसी के बारे में है। अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वाला स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके अब इसको पढ़ना, जो मैंने सारी समझाई आपको सारी चीजें, वो सारी चीजें इसमें सब लिखी है। अगर कभी देखो टोपोआइसोमरेज जैसी बाइंड होता है, टोपोआइसोमरेज 2 के बारे में यहाँ पर बताया, तो टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है बहुत स्ट्रैंड को क्लीव कर देता है एंड देन स्ट्रैंड को क्लीवेज करने के बाद में इसको राउंड, इसके सुपर कॉइल को पॉजिटिव सुपर कॉइल है यहाँ पर, पॉजिटिव से नेगेटिव सुपर कॉइल में कन्वर्ट करता है ना। पॉजिटिव सुपर कॉइल क्या होती है हमारे पास, एक कॉम्पैक्ट नेचर होता है, कॉम्पैक्ट नेचर होता है। कॉम्पैक्ट नेचर मीन्स क्या होता है कि जैसे रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको एक मेरे आगे के लेक्चर्स में, आप मेरे सारे लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से सब कुछ चीजें समझ में आएंगी और बुक्स को आप आसानी से पढ़ पाओगे। मेरा लेक्चर क्या है कि एक डायरेक्शन देता है आपको हर चीज के बारे में कि अगर कभी ये हमारे लिविंग थिंग्स में ऐसी चीजें हैं तो वो किस टाइप से वर्क करती है। देन आप इसको अगर कभी एक डिटेल में पढ़ोगे बुक से तो आप आसानी से सारी चीजों को एकदम अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या होता है हमारे पास, कॉम्पैक्ट नेचर होता है किसका, डीएनए का। और ये कैसा होता है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में होता है, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन से एकदम कॉम्पैक्टिव बाइंड होता है, तो उसको हम पॉजिटिव सुपर कॉइल बोलते हैं। और नेगेटिव सुपर कॉइल मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ओपेरॉन टाइप का। ओपेरॉन क्या होता है, एक प्रकार का एक्टिव साइट होती है जिसके ऊपर पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है एंड देन एक्टिव एंजाइम्स आकर बाइंड करते हैं और सारी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होता है। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होता है हमारे पास, एक प्रकार का ओपन कन्फर्मेशन जहां पर इसके जो भी एक्टिव साइट्स है वो विजिबल हो एंड देन जो भी एक्टिव एंजाइम्स हमारे पास वो यहाँ पर आकर बाइंड कर सके और सारी पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को प्रोसीड कर सके। अब मैंने जब आपको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है प्राइमरी एंजाइम है और ये रेप्लिकेशन करता है किसका, क्रोमोसोम्स का, मतलब डीएनए का। एंड देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो मेनली क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज होता है हमारे पास जो कि पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डीएनए रिपेयर का काम करता है ना, रिपेयर का काम करता है। जहां पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डीएनए की प्रोसेसिविटी के बारे में कि क्या डीएनए के पास में एक प्रोसेसिव नेचर होता है कि इसके पास में 10⁻⁷ न्यूक्लियोटाइड्स तक ये क्या करता है सब मतलब करेक्टली बेस पेयरिंग करता है। देन इसके बाद में एक हाथ मिस्टेक करता है, तो इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड बाइंड होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये 5' to 3' और 3' to 5' दोनों डायरेक्शन में जो होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। बस इसके पास ही ऐसी कैपेबिलिटी होती है। बाकी 2 और 3 में क्या होता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना, 3' to 5' 10 की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। अब अगर कभी मैं इसको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो इनमें कौन कौन सी सब यूनिट्स होती है, तो मैंने आपको बताया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है आरएनए प्राइमर, मतलब प्राइमर रिमूवल भी होता है, मतलब प्राइमर्स को रिमूव करने का काम भी करता है और डीएनए रिपेयर का काम भी करता है ना।
डीएनए पॉलीमरेज 2 भी डीएनए रिपेयर का काम करता है, इसको डीएनए ए भी बोलते हैं ना। मैं नेक्स्ट लेक्चर ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज और प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज सारे, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स यूज होते हैं वो, और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में कौन कौन से जीन्स का एक्टिवेशन होता है, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो मैंने आपको अभी इस लेक्चर में सारे बेसिक एंजाइम्स के बारे में बता रहा हूँ। तो डीएनए पॉलीमरेज 2 को क्या बोल रहे हैं, डीएनए ए भी बोल रहे हैं, है ना। एंड देन डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का काम कर रहा है ना, पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा है। देन 3 सब यूनिट्स होती है इनके वाली, जो कि एक कोर स्ट्रक्चर बनाता है ना। अगर 9 सब यूनिट हो जाती है तो होलो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है ना। डीएनए पॉलीमरेज 4th और 5th की बात करें तो ये डीएनए ट्रांसलेशन कराता है। ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज अगर कोई मिस पेयरिंग करता है, देन वो उसकी वहां से हट जाता है, मतलब उसके प्रोसेसिव नेचर से उसकी प्रोसेसिविटी कम होने के बाद में वहां से रेप्लिकेशन फोर्क से हट जाता है। और रेप्लिकेशन फोर्क से हटने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज 4th और 5th आते हैं। कि क्या होता है कि जहां पर ये उनके मिस बेस पेयरिंग को करेक्ट नहीं करते, पर ये कहीं भी अलग बेस पेयरिंग करने के बाद में उस स्टैंड को आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अगर समझाऊं, जैसे कि मैं इस टाइप समझाऊं, तो ये इस पोजीशन पर क्या हुआ, यहाँ से रेप्लिकेशन हो रहा था एंड देन इस पोजीशन पर क्या हुआ, मिस बेस पेयरिंग हुई, तो डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर वर्क कर रहा था ये हट गया, यहाँ से चले गया। एंड देन क्या हुआ कि यहाँ पर एक एंजाइम आकर जुड़ता है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, जिसको हम बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 4th यानी 5th, है ना, ट्रांसलेशन करता है। तो यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर मिस बेस पेयरिंग हो गई। तो ये क्या करता है, इसको मिस बेस पेयरिंग को यहाँ से यहाँ तक का कोई भी जो मिस बेस पेयर करके यहाँ से यहाँ तक का ले जाते हैं एंड देन फिर वापस ये यहाँ से हट जाता है। तो इसका वर्क क्या था कि जहां पर डीएनए पॉलीमरेज वहां पर रुक गया था, मतलब स्टॉल हो गया था, एंड देन तो ये प्रोसेसिव एंजाइम जो था, ये एंजाइम उसकी एक्टिविटी को वहां से आगे बढ़ा देता है एंड देन फिर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज वापस आकर बाइंड करता है और यहाँ से वापस प्रोसेसिव नेचर स्टार्ट होता है। तो ये जितनी साइट है ये वापस मिस बेस पेयरिंग ही होती है। और इसका रिपेयर क्या करते हैं, जो एक एक्सटर्नल प्रोसेस होती है हमारे पास बेस पेयरिंग की, मतलब रिपेयर की, वो रिपेयर्स के लिए रिपेयर मैकेनिज्म यूज होती है, जो कि मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारी रिपेयर मैकेनिज्म को आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 3 की, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ये प्रोकैरियोटिक एंजाइम्स है। प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 यूज होता है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, और थर्ड्स की क्या होती है, कोर एंजाइम्स होते हैं, है ना। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में भी अगर हम प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब डीएनए पॉलीमरेज अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक्स में उसकी वाली पॉलीमरेज एक वास्ट स्ट्रक्चर होता है। वास्ट स्ट्रक्चर कैसे बोल सकते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सी सब यूनिट्स होती है जो कि अलग अलग वर्क करती है ना। जैसे कि मैं बात करूँ पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज अल्फा क्या करते हैं, प्राइमर का फॉर्मेशन करते हैं ना, प्राइमेज एंजाइम्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया प्राइमेज एंजाइम। पॉलीमरेज बीटा की बात करें तो बेस एक्सिशन रिपेयर जो मैंने बताया आपको कि एक एक्सटर्नल रिपेयर मैकेनिज्म होती है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि मतलब बेसेस को रिपेयर करने का काम करती है ना, ओनली बेस को रिपेयर करने का काम करती है। पॉलीमरेज गामा जो होता है ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशंस में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ये एक जैसा होता है, पर इसकी प्रोसेसिव नेचर के हिसाब से इसके अंदर वो जीन एक्टिवेट होते हैं और वो ही प्रोटीन जो होता है ये सारी प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, है ना। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की बात करें तो ये क्या करते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन की बात करें तो लीडिंग स्ट्रैंड, ये दोनों जो है ये एक प्रकार के स्विचिंग एंजाइम, स्विचिंग प्रोटीन है। स्विचिंग प्रोटीन मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेस को स्विच करने का काम करता है ना, मतलब लीगिंग और लेगिंग स्ट्रैंड जो मैंने आपको बताया वो पॉलीमरेज के ये पार्ट्स करते हैं, मतलब ये पार्ट्स फॉर्मेशन करते हैं। थीटा की बात करें तो डीएनए रिपेयर का काम करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं। टाउ की बात करें तो ट्रांसलेशन रिपेयर, जो मैंने आपको यहाँ बताया ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के बारे में ये सारी चीजें, है ना। लेम्बड़ा की बात करें तो लेम्बड़ा जो होता है मियोसिस एसोसिएटेड डीएनए रिपेयर्स का काम करते हैं। म्यू की बात करें तो म्यू सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन करने का काम करते हैं। एंड कप्पा, ईटा और ये सारी सब यूनिट जो होती है ट्रांसलेशंस का काम करती है ना। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक पॉलीमरेज की सब यूनिट्स है, जो कि मैंने सारी प्रोसेसिंग नेचर बताया आपको, प्रोसेस बताई है, सारी प्रोसेस को ये प्रोसीड करती है। और ये प्रोकैरियोटिक सब यूनिट है, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट डीएनए रिपेयर का काम करते हैं और थर्ड जो होता है हमारे पास प्रोसेस का काम करता है ना।
और यूकैरियोटिक में एक ही डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब अगर हम बात करें स्लाइडिंग क्लैंप की, तो स्लाइडिंग क्लैंप क्या होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके रखता है और स्टेबलाइज करके रखता है कि ये जो भी डीएनए को अच्छे से देखो ये स्लाइडिंग क्लैंप जो है ये एकदम राउंडेड है, किससे, टेम्पलेट स्टैंड से, और डीएनए पॉलीमरेज को एकदम अच्छे से बाइंड करके रखा है कि ये इसकी प्रोसेसिव नेचर को अच्छे से, मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं प्रोसेसिव नेचर जो है इसका वाला पॉलीमराइजेशन का, तो ये इस बेस पेयरिंग को, जो टेम्पलेट स्टैंड की बेस पेयरिंग है उसको अच्छे से पढ़ पाए और पढ़ने के बाद में ये डीएनए का फॉर्मेशन कर पाए। तो स्लाइडिंग क्लैंप का मेन काम क्या होता है कि ये डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके रखता है और स्टेबलाइज करके रखता है किस पर, टेम्पलेट स्टैंड पर, कि ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कर रहा है ये पॉलीमराइजेशन एकदम करेक्टली बेस पेयरिंग करे और स्टेबलाइज मैनर में करे, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है हमारे पास, स्लाइडिंग क्लैंप को भी एक क्लैंप लोडर जो होता है ये बाइंड करके रखता है। क्लैंप लोडर जो होता है इसकी वाली ये हैंड्स होते हैं, और ये हैंड क्या करते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप को उस मतलब डीएनए के स्ट्रैंड्स पर इस टाइप से अरेंज करके रखते हैं ना। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताऊँ इसका वाला, तो ये हमारे पास क्लैंप लोडर होता है। क्लैंप लोडर जो होता है इस टाइप से डीएनए का जो स्ट्रक्चर, इस टाइप से मैं अगर बताऊँ आपको, ये ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, तो ये डीएनए का मतलब इस टाइप से मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, ऐसा डीएनए का है ना। तो यहाँ पर ये क्लैंप लोडर बाइंड होता है, और इसकी जो हैंड है, ये हैंड जो होता है स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंडेड होता है। और ये स्लाइडिंग क्लैंप, ये क्या है, स्लाइडिंग क्लैंप होते हैं। और ये स्लाइडिंग क्लैंप क्या करते हैं, किससे बाइंड होते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप डीएनए पॉलीमरेज से, डीएनए पॉलीमरेज से बाइंड होते हैं। और ये डीएनए पॉलीमरेज को फर्स्ट देखो ऐसा होता है कि मैंने आपको ये चीज बताई कि एक स्ट्रैंड जो होता है कंटिन्यूसली चलता है और एक स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट में चलते हैं। तो स्लाइडिंग क्लैंप के क्या होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं, 3 हैंड, और ये 3 हैंड को हम क्या बोल रहे हैं, टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन मैंने जो आपको एक सब यूनिट बताई पीछे, टाउ प्रोटीन जो मैंने आपको ये इस टाइप से बताया है, ये जो भी कंफर्मेशन बताया है टाउ प्रोटीन जो मैंने आपको बताई है टाउ प्रोटीन, ये टाउ प्रोटीन क्या करती है, ये टाउ प्रोटीन क्या करती है, ये टाउ प्रोटीन जो स्लाइडिंग क्लैंप को बाइंड करके रखती है ना, स्लाइडिंग क्लैंप को बाइंड करती है। स्लाइडिंग क्लैंप किससे बाइंडेड है, डीएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करके रखता है। तो ये इसके पास 3 हैंड्स होते हैं, और 3 हैंड जो होते हैं इसके 2 हैंड जो होते हैं ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में बाइंड होते हैं। मतलब इस टाइप से एक हैंड यहाँ पर बाइंड करा उसने डीएनए पॉलीमरेज ने, और जैसे प्राइमर यहाँ पर बाइंड हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है ऐसा। तो जैसे ही प्राइमर यहाँ पर बाइंड हो गया तो यहाँ पर आकर एक हैंड बाइंड हुआ और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से बाइंड करके इतना डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया। देन यहाँ से ये जो हैंड है ये वाला डीएनए पॉलीमरेज वाला ये हट जाएगा, दूसरा हैंड आकर आगे जाके बाइंड कर जाएगा। तो इस टाइप से ये मतलब हैंड की तरह, जैसे कि हम एक रस्सी को खींचते हैं अपने दोनों हैंड से, कि एक बार यहाँ हाथ लगाया फिर एक बार यहाँ हाथ लगा खींचते हैं, तो इस टाइप से ये अपनी तरफ पुल करता है। और जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है या अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ मूव करता है, अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ मूव करता है। तो ये जो क्लैंप लोडर है हमारे पास, ये क्लैंप लोडर कैसे वर्क करता है, क्लैंप लोडर भी एटीपी डिपेंडेंट होता है। जैसे ही एटीपी से बाइंड करता है, देन क्या करता है, स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंड हो पाता है। मतलब इसकी स्लाइडिंग क्लैंप से एफिनिटी कब बढ़ती है, जब ये एटीपी से बाइंड होता है ना, एटीपी से बाइंड होता है। जैसे ही एटीपी से बाइंड हुआ, देन एटीपी से जैसे बाइंड होता है, स्लाइडिंग क्लैंप जो होती है हमारे पास ओपन कन्फर्मेशन में आ जाती है। और ये ओपन कन्फर्मेशन में आने के बाद में देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर होता है, डीएनए से इस टाइप से बाइंड कर रखती है डीएनए को, है ना, डीएनए को बाइंड कर रखती है। और यहाँ पर जो होता है इसके ओपन कन्फर्मेशन में डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है इस टाइप से स्टेबलाइज है, और डीएनए पॉलीमरेज फिर इस स्टैंड को रीडिंग करते जाता है, और यहाँ पर डीएनए का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होता है और डिसकंटिन्यूसली फॉर्मेशन होता है ना। जैसे ही एटीपी से एडीपी में हाइड्रोलाइज होता है तो ये यहाँ से स्लाइडिंग क्लैंप हट जाता है और ये क्लोज कन्फर्मेशन में आ जाता है क्लैंप लोडर, है ना। तो क्लैंप लोडर का काम क्या है कि स्लाइडिंग क्लैंप को बाइंड करके दोनों स्टैंड को के ऊपर अच्छे से अटैच करके रखे। और स्लाइडिंग क्लैंप का क्या काम है, ये डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके रखता है अपने पास में, जो कि इसको स्टेबलाइज मैनर में टेम्पलेट को अच्छे से रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको सारी चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। डीएनए पॉलीमरेज का ऐसा स्ट्रक्चर है ये। डीएनए पॉलीमरेज में टाउ सब यूनिट है जो कि स्लाइडिंग क्लैंप से अगर बाइंड है, और स्लाइडिंग क्लैंप पॉलीमरेज से अगर बाइंड है ना। तो ये सारी प्रोसेस इस टाइप से पूरी बताई है मैंने
इसकी जैसे एक क्लैंप लोडर है, एक स्लाइडिंग क्लैंप को यहाँ पर बाइंड करके रखता है, इसके 3 हैंड्स होते हैं, ये इस टाइप से देखो, ये एक हैंड इसके यहाँ पर बाइंड है, देन ये क्या करता है सेकेंड हैंड से इसके दूसरे स्टैंड के ऊपर बाइंडेड है, और एक जो एक हैंड है ये कंटिन्यूस स्टैंड के ऊपर चलते रहता है ना, इसको चेंज होने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस स्टैंड है। और जो डिसकंटिन्यूस स्टैंड है ये जिस टाइप से हम एक रस्सी को अपने दोनों हैंड से खींचते हैं उस टाइप से ये दोनों हैंड से डीएनए का फॉर्मेशन करते 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 चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड है, प्राइमर फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का एक हैंड आकर बाइंड करेगा और यहाँ से यहाँ तक का डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। और जो भी एक्स्ट्रा डीएनए फॉर्मेशन हुआ है वो एक एंजाइम होता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। फ्लैप कौन सा एंजाइम होता है? फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? जो एक्स्ट्रा डीएनए फॉर्मेशन हुआ उसको क्लीवेज करने का काम करता है। एंड देन यहाँ पर डीएनए फिर डीएनए रिपेयर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आकर यहाँ पर डीएनए रिपेयर करके चला जाता है ना, डीएनए को प्राइमर से आकर बाइंड कर देता है। एंड बाद में फिर जैसे ही प्राइमर को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है? आरएनएस एंजाइम, है ना, आरएनएस एंजाइम, है ना। आरएनए एंजाइम्स की तरह वर्क कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया सारी चीजें, मतलब एक चार्ट बताया मैंने जिसके अंदर पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये आरएनएस की तरह वर्क कर रहा है, मतलब इस आरएनए को हटाने का काम कर रहा है ना। तो ये सारी प्रोसेस का पूरा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कि ये 2 हैंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब 3 हैंड स्ट्रक्चर है, और 2 हैंड जो होता है डिसकंटिन्यूस स्टैंड पर जाकर बाइंड करते हैं, और एक हैंड जो होता है कंटिन्यूसली चलते रहता है कंटिन्यूस स्टैंड पर। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो फर्स्टली अगर मैं आपको एक चार्ट की तरह समझाऊं तो चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए के ऊपर कौन बाइंड करेगा? डीएनए गायरेस आकर बाइंड करेगी। ये क्या किसके लिए यूज होता है? अनवाइंडिंग के लिए, अनवाइंडिंग के लिए। और सेकेंड क्या होता है फिर यहाँ पर डीएनए हेलिकेस आकर बाइंड करता है। डीएनए हेलिकेस क्या करता है? ये अनवाइंडेड स्टैंड के बीच की जो उसके बिटवीन अनवाइंडेड स्टैंड, रुको, ये अनवाइंडेड स्टैंड के जो बीच में हमारे पास बेस पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग को क्लीवेज करने का काम करता है ना, पेयरिंग क्लीवेज करने का काम करता है। देन फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड करता है। ये क्या करता है? बोथ स्टैंड को कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग के लिए रोकता है, ट्री बाइंडिंग से क्या करता है? इनिबिट करता है। एंड देन लास्ट में क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन आता है जिसको हमने क्या बोला? डीएनए गायरेस बोल रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज प्राइमेज आकर बाइंड करता है ना, प्राइमेज आकर बाइंड करता है जो कि प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, एंड देन फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है, पॉलीमरेज जो कि पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन करने के बाद में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस तो क्या होता है? लीडिंग एंड लेगिंग स्टैंड बनाता है। लेगिंग स्टैंड में हमारे पास क्या बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसमें क्या होता है? पॉलीमरेज की 2 हैंड्स का यूज कर दिया जाता है, हैंड से यूज होते हैं पॉलीमरेज के 2 हैंड्स, है ना। और अगर हम बात करें लास्ट में हमारा फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है जो कि जो एक्स्ट्रा डीएनए बन जाता है उसको क्लीवेज करने का काम करता है। एंड देन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये प्राइमर को हटाने का काम करते हैं, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं? प्राइमर को हटाकर डीएनए को बाइंड कर जाते हैं। लास्ट में हमारे पास एक एंजाइम डीएनए लाइगेस, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, डीएनए लाइगेज जो कि डीएनए के स्टैंड को, जो ब्रेकिंग स्टैंड है हमारे पास, ये ब्रेकिंग स्टैंड को क्या करता है? लाइगेट करने का काम करता है। लाइगेट मतलब जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी, जो कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, मैंने सारी प्रोसेस तो बता दी कि कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम आकर बाइंड करते हैं। अब ये जो होते हैं ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इनके प्रोटीन्स जो होते हैं, मतलब इन एंजाइम्स के थ्रू हमारे पास एक प्रोटीन बाइंड करते हैं। तो इनकी सब यूनिट्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरा लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। तो
अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियोस बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंच जाए। तो थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।